मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक भारत में कांग्रेस की स्थापना और उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद उसके दो युगों के विषय में। प्रथम उदारवादी युग के बारे में विस्तार पूर्वक हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उग्रवादी युग में जो प्रवेश हुआ था, उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे जिसके कारण कांग्रेस में उग्रवादी गतिविधियां शुरू हुई थीं, या परिवर्तन हुआ था उदारवादी युग और उग्रवादी युग। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 से 1905 तक का काल उदारवादी युग के रूप में जाना जाता है और उसके पश्चात उग्रवादी युग 1905 से प्रारंभ होता है। तो उसके कारण क्या थे, क्या कारण जिम्मेदार थे जिसके कारण ये परिवर्तन हुआ कांग्रेस के दृष्टिकोण में, या एक उग्रवादी खड़ा किस प्रकार खड़ा हुआ, उस पर हम बात करेंगे। उदारवादियों की मांगों के फलस्वरूप 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था। उदारवादियों की उपलब्धि के रूप में 1892 का भारत परिषद अधिनियम स्वीकार किया जाता है, लेकिन इससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। न केवल भारतीय बल्कि उदारवादी जो मांग कर रहे थे, कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के नेतागण, वो भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अनुभव किया कि उदारवादियों का मार्ग सशक्त नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर मार्ग है। इसी असंतोष ने कांग्रेस में उग्रवाद को जन्म दिया था। 1885 से 1905 तक कांग्रेस का उदारवाद युग कहा जाता है। इस युग में कांग्रेस पर ऐसे लोगों का नियंत्रण रहा जिनकी शिक्षा दीक्षा पश्चिम पद्धति में हुई थी, पश्चिमी शिक्षा से शिक्षित थे, तथा जिन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता और सदा सहायता पर पूरा विश्वास था। अंग्रेजों पर बड़ा भरोसा करते थे उदारवादी नेता। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, न्याय व्यवस्था और राजनीतिक संस्थाओं में उनकी पूरी आस्था थी, पूरी निष्ठा थी। वे पश्चिमी समाज के ढंग पर भारतीय समाज का गठन करना चाहते थे। कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग भी था जो उदारवादियों के तौर तरीकों में विश्वास नहीं रखता था, जो विनम्रशील पद्धति का परित्याग करके शक्तिशाली उपाय या उन उपायों का प्रयोग करना चाहता था, दृढ़तापूर्वक अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। ऐसा वर्ग भी कांग्रेस में था। अपने अधिकारों को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता था। स्वावलंबन के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। इन नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिसको आप बाल, लाल, पाल के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ग का उत्थान 1895 ईस्वी से माना जाता है, जब इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, संस्था थी एक, को उदारवादियों से छीन लिया था, जिसके कारण उदारवादी नेता रानाडे और गोखले ने दक्षिण सभा की स्थापना की थी। तिलक ने यह स्पष्ट घोषणा की थी कि विरोध पत्रों से कोई लाभ नहीं होगा। आत्मविश्वास के बिना केवल विरोध प्रकट करने से जनता का भला नहीं हो सकता, ये इनकी दृढ़ धारणा थी उग्रवादियों की। विरोध पत्रों और प्रार्थना पत्रों के दिन लद गए हैं, समाप्त हो गए हैं। तिलक ने स्पष्ट उद्घोष किया था, आप सभी जानते होंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। जीएन सिंह लिखते हैं, सत्य तो यह है कि भारतीय जनता के हृदय में एक नवीन जीवन का प्रवाह हो रहा था और राष्ट्रीय आंदोलन एक वास्तविक जन आंदोलन का रूप धारण कर रहा था। तो इस तरह से हम पाते हैं कि 1905 के आने के पूर्व ही उग्रवादी अंगड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थीं और 1905 को इसलिए हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि 1905 से बड़ा परिवर्तन हुआ, या सीधे तौर पर फूट की स्थिति कांग्रेस में निर्मित हुई, वो बंग भंग के कारण थी। बंगाल के विभाजन के कारण उग्रवादी गतिविधियां तीव्रता से कांग्रेस में बढ़ी थी और उसी के फलस्वरूप आगे हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू होती हैं। तीन धाराएं हम स्पष्ट रूप से कांग्रेस में या भारतीय राजनीति में या भारतीय जागृति में देखते हैं। उदारवादी पंथ पहले शुरू हुआ, फिर उग्रवाद उसके स्थान पर आया, या कहें कि दोनों धाराएं एक साथ चलती रहीं। फिर तीसरी धारा उत्पन्न हुई अधिक असंतोष के कारण, वह क्रांतिकारी गतिविधि थी।
तो उग्रवाद के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कारण क्या थे, किन कारणों से उग्रवाद का उदय हुआ। उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष। उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी उससे उग्रवादी असंतुष्ट थे। आम जनता एवं कांग्रेस के नेताओं ने भी यह अनुभव किया कि उदारवादियों की नीति एवं कार्य पद्धति प्रभावशाली नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अंग्रेज उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं और न ही भारतीयों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस तरह की कार्य पद्धति से स्वशासन की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो कि कांग्रेस वाले अपना लक्ष्य बता रहे थे। तथा अंग्रेज आसानी से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे। इसके लिए उन्हें अपने कार्य पद्धति में, कार्य करने के ढंग में परिवर्तन करना होगा। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी की थाली में रखी हुई नहीं मिल जाएगी। चांदी की थाली में रखी हुई मिलने का मतलब क्या है, आपको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा कि चांदी की थाली में रख के दिया जाएगा कि लो भाई स्वशासन हम भारतीयों को दे रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात थी, बात सत्य थी। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उदारवादियों का कांग्रेस पर प्रभाव था। सरकार का रवैया भी कांग्रेस के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी, यानी अंग्रेज सरकार भी सहानुभूति रखती थी। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक स्वागत समारोह में आमंत्रित किया था, परंतु क्रमशः ब्रिटिश सरकार का रुख परिवर्तित हो गया। उनकी सोच में कांग्रेस के प्रति बदलाव आया। 1890 में कांग्रेस के अधिवेशनों में सरकारी कर्मचारियों को दर्शक के रूप में भी उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। लॉर्ड कर्जन, जो कि गवर्नर जनरल था, कांग्रेस का प्रबल शत्रु था। उस समय कि भारत सचिव को उसने लिखा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिरने वाली है और मैं जब तक भारत में हूँ, मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायता कर सकूं, ऐसा उसने लिखा था। अंग्रेजी सरकार के रुख में परिवर्तन के पश्चात भी उदारवादियों का विश्वास अंग्रेजों की न्यायप्रियता से नहीं उठा। उदारवादी जो थे, कांग्रेस का एक धड़ा था जो उदारवादी था, वो अभी भी विश्वास कर रहा था अंग्रेजों पर। किंतु कांग्रेस के भीतर ही एक ऐसा वर्ग भी था जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति के सख्त खिलाफ था। उग्रवादी या आलोचक कांग्रेस के उदारवादियों को जो कहा करते थे वो थी राजनीतिक भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति अर्थ क्या होता है, भिक्षा की वृत्ति, टेंडेंसी, भिक्षा मांगने की आदत। वो कहते थे कि जो उदारवादी हैं ये भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षा मांगते हैं अंग्रेजों से, अपने अधिकारों की भिक्षा मांगते हैं। हमारे यहाँ सुधार हो उसके लिए याचना करते हैं, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए याचना करते हैं, भीख मांगते हैं अंग्रेजों से। इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया था और इसको अपने आत्मस्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान के खिलाफ उग्रवादी मानते थे। 1892 के सुधारों के प्रति असंतोष। जो सुधार हुआ था 1892 में भारत परिषद अधिनियम में, जो मांगें की गई थी उन मांगों की पूर्ति नहीं हुई थी। इन प्रावधानों को देखकर भारतीय निराश हो गए थे, कोई अधिकार उनको प्राप्त नहीं हुआ था। निर्वाचन प्रणाली जिस प्रकार की मांग कर रहे थे, जो अधिकार मांग रहे थे, वो उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे। किंतु इसके उपरांत भी उदारवादी विनय कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, जबकि सरकार की नीति दमनपूर्ण हो गई थी। इस कारण बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं का विश्वास उदारवादियों के इस तौर तरीके से उठ गया, अनुनय विनय करने से उठ गया। लाला लाजपत राय ने कहा था, भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं करना चाहिए, उन्हें अंग्रेजों की कृपा प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कांग्रेस की नरमी और राजभक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य नहीं है। प्रस्ताव पास करने और अंग्रेजों के सामने हाथ पसारने से राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए संघर्ष करना होगा। तिलक का यह दृढ़ विश्वास था कि राजनीतिक अधिकारों को संघर्ष के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और स्वाभाविक था। इसके उदाहरण पूरे विश्व में देखने को मिले। अमेरिका अंग्रेजों से ही स्वाधीन हो गया, फ्रांस में क्रांति हुई, 1830 1848 की क्रांतियाँ हुई। सभी में हम देखते हैं कि कोई बैठ के मांग कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो और उसको अधिकार मिल जाए, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। तो ये भारत में हो नहीं सकता था। एक मिरेकल हो जाता यहाँ पे कि ये मांग करते और अंग्रेज उनको दे देते। स्वाभाविक सी बात थी, अंग्रेज अपने अधिकार का त्याग करते तब वह अधिकार भारतीयों को प्राप्त होता। दोनों को एक ही अधिकार तो प्राप्त हो नहीं सकता। तो ये बात स्पष्ट थी उग्रवादियों को। तीसरा कारण था दुर्भिक्ष एवं प्लेग।
उग्रवादियों के उदय तथा विकास में जो अकाल थे, दुर्भिक्ष, महामारी, प्लेग जो फैला था, अकाल जो पड़ा था, इनका विशेष योगदान रहा था। गुरमुख निहाल सिंह के कथन उचित है कि वर्तमान शताब्दी में प्रथम 10 वर्षों में प्रकृति के प्रकोपों ने उग्रवादी दल को पैदा करने में महत्वपूर्ण सहायता की। जो कुछ दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, वो तो प्राकृतिक संकट था। हर कोई जानता था कि इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार नहीं थे कि प्राकृतिक संकट आया, पानी नहीं गिरा तो उसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार हो सकते थे। लेकिन उन्होंने जो नीति अपनाई भारतीय जनता के प्रति, उस नीति के कारण उग्रवाद का जन्म हुआ था। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से ये हुआ था। 1896-97 में दक्षिण भारत में बड़ा अकाल पड़ा। इसके प्रभाव से 7 करोड़ व्यक्ति, अनुमान किया जाता है कि 7 करोड़ व्यक्ति पीड़ित हुए थे। 70,000 वर्ग मील में 70,000 वर्ग मील में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। एक अनुमान के अनुसार 2 करोड़ लोगों की मृत्यु अकाल तथा कुपोषण के कारण हुई। सरकार की सहायता बहुत कम थी। अव्यवस्थित ढंग से इससे सरकार ने निपटने का प्रयास किया। वस्तुतः उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं थी कि वो भारतीयों को लाभ पहुंचाएं। 1899 1900 में भारत में अनेक भागों में फिर से अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार उसी प्रकार उदासीन बनी रही। 1876 से लेकर 1900 के बीच 25 वर्षों में 18 वर्ष तक, 7 वर्ष को छोड़ के 18 वर्ष तक अकाल पड़े। 18 बार अकाल पड़े। घोर उपेक्षा जनता की गई। बल्कि 1878 और 1897 में शानदार दरबारों का आयोजन किया गया। अंग्रेज सरकार के द्वारा, भारत में जो सरकार थी उसके द्वारा महारानी या ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपने जो भाव थे, उस भाव को हम सीधे तौर पर कहें चापलूसी के तौर पर उन्होंने ये काम किया। इधर अकाल पड़ रहा था, भारतीय जनता की स्थिति दयनीय थी और वो दिल्ली दरबार में व्यस्त थे। दिल्ली में दरबार हुआ था और दूसरा आयोजन भी इसी प्रकार से हुआ। 2 आयोजन हुए और उसमें पैसे पानी की तरह बहाए गए। पुणे और मुंबई में 1898 में अकाल की भयंकर आपदा अपनी सरकारी नीति जो थी पूर्व की भांति और लापरवाहीपूर्ण ही थी। जनता का सहयोग नहीं किया गया। उनकी स्थिति और भावनाओं का तिरस्कारपूर्ण ढंग से अवहेलना की गई। सरकारी व्यवस्था की स्थिति यह थी कि सरकारी अफसर जो थे वो पूरी व्यवस्था उनके ऊपर छोड़ दी गई थी और उनका व्यवहार किसी दुश्मन की तरह था। तिलक ने केसरी समाचार पत्र के द्वारा जनता को बताया कि उनके कष्टों का मूल कारण प्लेग या महामारी नहीं बल्कि विदेशी शासन की दास्तां थी। जब तक यह समाप्त नहीं होगा तब तक जनता के दुखों का निवारण संभव नहीं है। शासन के द्वारा की जा रही व्यवस्था के संबंध में रामगोपाल ने लिखा है कि प्लेग कमिश्नर के पीछे पीछे सेना चलती थी और पुलिस चलती थी और बीमारी वाले घरों को बलपूर्वक गिरा दिया जाता था और मकान के निवासियों को बलपूर्वक कैंप में भेज दिया जाता था। अनेक स्थानों पर प्लेग के कीटाणुओं को जलाने के लिए जो निवासी थे उनके बिस्तरों को, कपड़ों को जला दिया जाता था, परंतु उन्हें कीटाणु रहित वस्त्र नहीं दिए गए। रैंड और उसके सहयोगी सैनिक मकान के प्रत्येक हिस्से में चले जाते थे, घुस जाते थे। यहाँ तक कि रसोई घर में और स्त्रियों के कमरों में भी उनका प्रवेश होता था। उनका व्यवहार मनमाना था। समस्त कार्य इस ढंग से था जैसे कि दुश्मन द्वारा जीते गए किसी नगर को फूंका जा रहा हो। इस स्थिति का यह परिणाम हुआ कि 2 नवयुवकों ने, चापेकर बंधु थे, उन्होंने प्लेग कमिश्नर और उसके सहायक को गोली मार दी। तिलक पर हिंसात्मक उत्तेजना फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें कैद कर लिया गया। 18 महीने की कठोर सजा दी गई। इस प्रकार सरकार ने महाराष्ट्र में कार्यवाही की, जिसके कारण अत्यधिक असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। जो बातें लिखी गईं उस समय समाचार पत्रों में, उससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज सरकार की नीति कैसी थी। किस कठोरता के साथ किसी दुश्मन के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार अंग्रेज सरकार के द्वारा भारतीय जनता के साथ किया जा रहा था। इससे बहुत आक्रोश फैला था। तिलक को कारावास। श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा कि तिलक को कारावास की घटना, 18 माह की सजा जैसे दी गई हमने बताया, उस घटना ने उग्रवाद को जन्म दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा कि हम पुणे
में दंड देने वाले पुलिस को बुरा समझते हैं। अब तिलक और पुणे के दूसरे संपादकों को कैद में डालना और भी बुरा समझते हैं। तिलक के कैद पर सारा राष्ट्र रो रहा है। मद्रास के हिंदू पत्र ने लिखा कि पिछले 40 वर्षों में मुंबई सरकार की हाल की करतूत से बढ़कर ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसने लोगों को अपनी असहाय दशा तथा पराधीनता की कठोरता का बोध कराया हो। सरकार के द्वारा किए गए इस तरह के कार्यों से जनता में उग्रवाद की भावनाएं तीव्र हो गईं। उदारवादी नीतियों से उनका विश्वास समाप्त हो गया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि दामोदर दामोदर चापेकर बंधु थे, इनके हाथों इन दो अंग्रेजों की हत्या इस तथ्य का सूचक थी कि राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का जन्म हो चुका है। स्पष्ट था, एक तो जनता के साथ उनका दुर्व्यवहार और उसके बाद जो नेता सत्य की आवाज़ उठा रहे थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम ही उनका लोकमान्य, स्पष्ट हो जाता है कि जनता में लोकप्रिय थे और अंग्रेज़ों का प्रबल प्रतिरोध करने वाले थे। उनको जब कैद किया गया तो स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिक्रिया वहाँ पर हुई थी। ये भी एक कारण बना उग्रवाद के जन्म का। सरकार की दमनात्मक नीति, सरकार द्वारा अपनाई जा रही दमन की नीति जिसकी चर्चा हमने की, उससे उदारवादियों की जो मांग थी उसकी उपेक्षा तो कर ही रहे थे और जनता पर अन्याय कर रहे थे। इस समय इंग्लैंड में अनुदार दल का शासन था जिसको भारत में सुधार से कोई लेना देना नहीं था। अनुदार दल जानते हैं आप? इंग्लैंड में दो प्रकार के दल थे, एक उदारवादी और एक जो थे वो ट्रेडिशनलिस्ट या उदारवादी जो परिवर्तन चाहते थे और दूसरे थे जो परंपरागत नीतियों पे विश्वास करते थे। तो दो दल था। तो इसमें अनुदार दल का शासन वहाँ पर था। उदार दल अनुदार दल कह सकते हैं। ट्रेडिशनल पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी भी जिसको कहा जाता था, और तीसरी शाखा भी वहाँ लिबरल या श्रमिकों के उसको लेकर के हो गई थी। तो यहाँ पर अनुदार दल का शासन इंग्लैंड में था और आप जान रहे हैं कि इंग्लैंड का शासन भारत पर था। इसमें आंदोलन से किसी भी प्रकार की सहानुभूति अंग्रेजों को भारतीयों से नहीं थी। लॉर्ड लैंसडाउन के काल में मुद्रा संबंधी कार्य किए गए जिससे भारत को हानि उठानी पड़ी। लॉर्ड एल्गिन के समय भयंकर दुर्भिक्ष भारत में पड़ा, जिसमें अंग्रेज़ों की नीति की हम चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार की नीति का अनुसरण किया गया, इससे स्थिति और भी खराब हो गई। एल्गिन ने अहंकारपूर्ण ढंग से भारतीयों को अपमानित करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जाएगी। इसी प्रकार से कर्जन के काल में भी बड़ी प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण किया गया था। उसने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके द्वारा दमन का प्रयास किया गया था। कर्जन ने भारतीयों की निंदा करते हुए कहा था कि सत्य का उच्च आदर्श अधिकतर पश्चिमी विचार है। इस आदर्श ने पहले पश्चिम की नैतिक परंपरा में स्थान प्राप्त किया, बाद में यह आदर्श पूर्व में आया जहाँ पहले चालाकी और कुटिलता स्थान पाती रही थी। इस तरह की अंग्रेज़ों की धारणा थी, जो अंग्रेज़ों की इस मानसिकता को बताती थी कि जो कुछ अच्छा होता है वह इंग्लैंड में होता है या यूरोप में होता है। भारत जिन पर उनका अधिकार था वहाँ कुछ भी अच्छा तो हो ही नहीं सकता था। वो इस तरह की धारणा रखते थे, उसका ये प्रमाण है। भारतीयों के मध्य उनके इस प्रकार के व्यवहार से असंतोष व्याप्त हुआ। कर्जन की आलोचना करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले लिखते हैं कि उनकी तुलना औरंगजेब से की जानी चाहिए, जैसा कि मुगल साम्राज्य के लिए औरंगजेब ने किया जिससे उसका पतन शुरू हुआ, वही कार्य कर्जन यहाँ पर कर रहा था, ऐसा उनका कहना था। उग्रवाद के जन्म के लिए लॉर्ड कर्जन के कार्य मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी लिखा था, प्रतिक्रियावादी शासन महान सार्वजनिक आंदोलन को जन्म देते हैं। इस तरह से पृष्ठभूमि अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत में उत्पन्न हो गई। सरकार की जो दमनपूर्ण नीति थी उसका विरोध कांग्रेस में भी शुरू हुआ। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, इस समय घटित हो रही अनेक विदेशी घटनाओं ने भी भारतीयों के मन में स्फूर्ति का संचार किया। इनमें अबिसीनिया के द्वारा इटली पर विजय 1896 में हुई थी। जापान ने रूस को पराजित किया 1905 में। इससे बड़ी जागृति भारत में आई। तुर्की, फारस और मिस्र में हो रही स्वाधीनता के संग्राम की घटनाओं ने भी भारतीयों को प्रोत्साहित किया। आयरलैंड लगातार इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष कर रहा था।
इन सब बातों को लेकर सर हेनरी कॉटन ने लिखा था, भारतीयों को आयरलैंड के प्रश्न के क्रमिक निराकरण में आशा की किरणें दिखाई पड़ी। इन सबसे बढ़कर जापान था, उसको जनता के चरित्र ने बहुत प्रेरणा दी और इस बात का प्रमाण रखा कि किसी भी देश की जनता की देशभक्ति की भावना क्या नहीं कर सकती। ये प्रेरणा भारतीय प्राप्त कर रहे थे जापान से, आयरलैंड से। इटली जिस तरह से पराजित हुआ था, रूस जिस तरह से जापान से पराजित हुआ था, इन्होंने प्रेरित किया था भारतीय उग्रवाद को। संवैधानिक आंदोलनों की असफलता। उदारवादी कांग्रेसियों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, वस्तुतः आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता, उन्होंने प्रार्थना भिक्षावृत्ति ही की थी, किंतु उससे उन्हें क्या मिला? 1892 में अधिनियम पारित हुआ, जो बहुत आधा अधूरा था, दीमक लगा हुआ था, कुछ उससे प्राप्त भारतीयों को नहीं हुआ। इसके कारण घोर निराशा भारतीयों में व्याप्त हो गई और इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। नवयुवक वर्ग राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। देश के भीतर और बाहर अधिक प्रभावशाली कदम उठाए जाने की मांग बलवती हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि भारतीयों को अब भिखारी बने रहने में संतोष नहीं करना चाहिए और न उन्हें अंग्रेज़ों की कृपा पाने के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। तो उग्रवादी आंदोलन संवैधानिक आंदोलन की असफलता के कारण, मांगों की असफलता के कारण उत्पन्न हुआ। प्रजातिगत कटुता तथा अंग्रेज़ों का अहंकार। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। ये आम बात थी कि वो भारतीयों को अपमानित किया करते थे। भीषण अपराध जो भारतीयों के प्रति होता था, उसको अंग्रेज नज़रअंदाज कर देते थे। अंग्रेजी समाचार पत्र ऐसे अपराधों को प्रोत्साहन देते थे। एक समाचार पत्र में शिक्षित भारतीयों के लिए, सामान्य भारतीयों की बात छोड़िए, जो शिक्षित भारतीय थी उनको लिखते थे, अर्ध विक्षिप्त बीए, जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री आर्ट साइड से प्राप्त करे, आप जानते हैं बीए, तो अर्ध विक्षिप्त बीए, वर्ण संकर बीए के अतिरिक्त दास जाति, कलंकी जाति जैसे शब्दों का प्रयोग समाचार पत्रों में किया जाता था। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के अपमान में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके द्वारा समस्त भारतीय जाति को अपमानित करते हुए कुटिल, चालाक, धूर्त और मिथ्यावादी कहा गया था। इस तरह से भारतीयों के प्रति अपमानपूर्ण व्यवहार उनका था। इसके बाद पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि जो अंग्रेज संस्थाएं थीं, शिक्षण संस्थाएं, वहाँ वो नहीं जा सकते थे। रेलवे में उच्च श्रेणी में सफ़र नहीं कर सकते थे। अंग्रेज होटलों के बाहर लिखा होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते होटल में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तरह का अपमानजनक व्यवहार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। स्वाभाविक है, कोई भी देश और विशेषकर भारतीय इसको सहन नहीं कर सकते थे। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण यहाँ पर चला था। अरविंद घोष के शब्दों में, राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। कांग्रेस के एक पद पर पुनरुत्थानवादी आंदोलन का विशेषकर आर्य समाज, विवेकानंद के नव वेदांतवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायियों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, उनमें निहित हीनता की भावना को दूर किया तथा उन्हें प्राचीन धर्म और संस्कृति के आधार पर संगठित होने की प्रेरणा दी। उनके द्वारा स्वदेशी के आदर्श को भी प्रस्तुत किया गया। लाला लाजपत राय दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे। उनकी शिक्षाओं से उन्होंने उग्रवादी राजनीति की ओर प्रेरित किया। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी और विवेकानंद का विशेष प्रभाव था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ आप सभी जानते हैं। इसको धर्म ग्रंथ की तरह माना गया। उस उपन्यास में रचित जो गीत है, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत के रूप में वर्तमान में हमारे देश में मान्य है। इसने भारतीय नवयुवकों को राष्ट्रीयता की प्रेरणा से ओतप्रोत कर दिया था। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद के द्वारा भी भारतीय नवयुवकों को बलवान बनने की प्रेरणा दी गई थी। इसके फलस्वरूप बंगाल में संघर्ष प्रिय राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, नवयुवकों में विशेषकर, और नरम नीति का इन्होंने विरोध किया। इस तरह से जो पुनर्जागरण का आंदोलन चला था, स्वाभाविक रूप से यदि कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो पूर्ण रूप से सोया हुआ है, हर चीज़ के लिए सोया होता है, और जब जागता है तो वो सब चीज़ के लिए जाग जाता है। जागने पर उसे स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ही अधिकारों को लेकर छीन कर, और हम पर भी उन अधिकारों का दुरुपयोग वो कर रहे थे। इसलिए इस पुनः जागरण से
भारतीय राष्ट्रीयता या उग्र राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से शोषणपूर्ण थी। भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग, भारतीय व्यापार, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प को उन्होंने विनष्ट कर दिया था। बड़ी संख्या में भारतीय बेरोजगार हुए थे, निर्धनता की स्थिति को प्राप्त हुए थे। बेकन ने लिखा, अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है, और वही स्थिति यहाँ पर थी। शिक्षित भारतीयों के साथ भी उनका व्यवहार अनुचित था। एक तो उन्हें पद नहीं प्राप्त होता था, पद मिलता था तो समान कार्य में उनको समान वेतन नहीं मिलता था। अंग्रेज यदि वही कार्य करे तो उनको अधिक वेतन मिलता था, भारतीयों को कम। सेना में युद्ध करते समय अंग्रेज भारतीयों को आगे कर देते थे। सुविधाएं भारतीयों को नहीं मिलती थी, वेतन और भत्ते भी उनको कम मिलते थे। छोटा पद भारतीयों को मिलता था, अधिकतम सूबेदार का पद सेना में उनको प्राप्त हो सकता था। इस तरह से भारतीयों के साथ अत्याचार किया गया, आर्थिक शोषण किया गया। इसकी प्रतिक्रिया उग्रवाद के रूप में हुई। उदारवादियों की कार्य पद्धति से असंतोष, जो कार्य पद्धति उदारवादियों ने अपनाई थी, आप सभी जान रहे हैं, उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया गया था। अनुनय विनय, प्रार्थना, प्रतिनिधिमंडल भेजना, और उससे मिल कुछ नहीं रहा था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम उनकी मांगों से पूरा हुआ ऐसा माना जाता है, जिसमें कोई भी प्रमुख मांगे भारतीयों की पूरी नहीं हुई थी। इस कारण से उदारवादियों की जो कार्य पद्धति थी उससे असंतोष था। यदि कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है लगातार और हम उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, भीख मांगते रहें और सामने वाला न दे, तो कोई भी आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति उसका विरोध किया गया करेगा। तो यही उग्रवादी जो आत्मस्वाभिमानी थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। हिंदू राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि। उग्रवादी विचारधारा हिंदू धर्म के पुनरुत्थान पर आधारित थी। उससे इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक से उच्चतम की स्थिति प्राप्त न हो जाए। दयानंद सरस्वती ने भी घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। श्री अरविंद ने कहा कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी इस आकांक्षा की पूर्ति कर सकता है। तिलक के द्वारा गणपति उत्सव प्रारंभ किया गया, शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने की परंपरा शुरू की गई। विपिन चंद्र पाल ने काली और दुर्गा की पूजा के नाम पर सत्य के महत्व को प्रस्थापित किया। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद लिखते हैं कि लोकमान्य तिलक ने अपनी शिक्षाओं, कार्य विधि तथा प्रचार के द्वारा भारतीय जनता की विरोध की भावना को जागृत किया। तो इस तरह से स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्रवाद का जन्म यहाँ पर हुआ था। नवीन चेतना, आत्मनिर्भरता, विदेशी शासन का विरोध, कष्ट सहने की भावना, ये सभी आत्म बलिदान से प्रेरणा इन्होंने प्राप्त की। तो हिंदू राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि थी। इस बैकग्राउंड में हिंदू राष्ट्रवाद ने सनातन धर्म से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की, उनके प्रतीकों को चुना, गणपति उत्सव, काली का महत्व, इस तरह से भारतीय जो राष्ट्रीय चेतना थी उसने हिंदूवादी पृष्ठभूमि का सहारा लिया, प्रेरणा दी। अनुदार दल का शासन। इंग्लैंड में अंग्रेजी सरकार थी अनुदार दल। जैसे मैंने चर्चा की, 1882 से 1902 तक कुछ समय को छोड़कर अनुदार दल का ही इंग्लैंड में शासन था। नाम ही है अनुदार दल, जो बहुत सुधार या अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। प्रधानमंत्री सेलिसबरी था। आर.सी. दत्त लिखते हैं कि यद्यपि सेलिसबरी स्वयं साम्राज्यवादी नहीं था बहुत बड़ा, परंतु वह समय के साथ बह जाता था और विरोध करने की शक्ति को खो देता था। लॉर्ड हैमिल्टन, जो कि लंदन में भारत के कार्यालय का प्रमुख रहा था, भारतीयों के प्रति उसके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। कर्जन को 20 सितंबर 1899 को लिखा, जो उसने लिखा था, भारत में हमारे शासन को वास्तविक खतरा अब नहीं रहा, बल्कि 50 वर्ष के पश्चात जो होगा वह संगठन और आंदोलन के पश्चिमी विचार के प्रसार को अपनाना होगा। एक तरीके से उनके लिखने का यह अर्थ था, स्पष्ट हो गया था कि अब कोई खतरा हमको नहीं है, हम केवल फूट डालो और शासन करो की नीति को यदि अपना लें और भारतीयों को, जो हिंदू दल के लोग थे, उनको दो भागों में बांट दें, तो उससे हम आसानी से शासन कर सकते हैं, ऐसा लेख किया गया था। अनुदार दल की सरकार के द्वारा भारत में अकाल तथा महामारी की स्थिति में कोई कार्य नहीं किया गया। भारतीयों को लगातार कष्ट प्राप्त होता रहा। तो जो अनुदार दल था उसने अपनी अनुदारता यहाँ पर दिखाई और भारत में किसी प्रकार के सुधार या सहयोग की भावना
को उन्होंने जन्म नहीं दिया या उसके आधार पर कार्य नहीं किया। इस कारण से विरोध बढ़ा। बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल एक बड़ा प्रांत था, इसलिए स्वाभाविक है उसका विभाजन होता। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर सम्मिलित था। बड़े प्रांत होने के कारण शासन में दिक्कत आती थी। विभाजन किया जाना था, लेकिन जो विभाजन ऐसा किया गया जिससे मुस्लिमों की संख्या एक तरफ अधिक हो जाए, सांप्रदायिक आधार पर इसका विभाजन किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को कुचला जा सके, और इसी बात का विरोध किया गया। और स्पष्ट रूप से उनके द्वारा मुसलमानों को यह बताया गया कि बंगाल के बंटवारे से पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का आधिपत्य हो जाएगा, उन पर हिंदू की प्रधानता समाप्त हो जाएगी। पूर्वी बंगाल के गवर्नर वाइनफील्ड फुलर ने कहा था कि उनकी दो स्त्रियां हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान, किंतु वह दूसरी यानी कि मुसलमान स्त्री को अधिक स्नेह करता है। ये प्रतीक रूप में कहा गया था। इससे स्पष्ट है कि बंगाल का विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए किया गया था। इससे रोष फैला न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। भारतीय समझ गए कि हिंदू मुस्लिम में बांटकर भारतीयों पर ये राज करना चाहते थे। पूरे बंगाल और पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखते हैं, बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। सरकार के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई गई। जनता ने उसका उत्तर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके और स्वदेशी आंदोलन चला कर दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। गोखले ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए लंदन गए। उन्होंने भारत सचिव के साथ बंगाल के बंटवारे को रद्द करने की प्रार्थना की, किंतु सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने स्पष्ट रूप से इसे रद्द करने से इनकार कर दिया। स्वयं गोखले को भी, जो कि नरम दल के नेता थे, उनको कहना पड़ा। नवयुवक यह पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपाय का क्या लाभ है यदि इसका परिणाम बंगाल का विभाजन ही होना था। स्वयं गोखले भी विवश हो गए और उन्होंने भी कहा कि सरकार के सहयोग की नीति को अब विदाई दी जाती है। 1905 में बनारस कांग्रेस में अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात स्वीकार की गई। बंगाल के विभाजन ने इस प्रकार उग्रवाद को जन्म दिया। एक तो रोष फैला और उसके बाद जो नीति अपनाई गई वो स्वदेशी और विदेशी का बहिष्कार किया जाए। विशेषकर जो इंग्लैंड से बने हुए सामान थे, उसमें सबसे ज़्यादा कपड़े आते थे, उनका बहिष्कार किया गया। उनकी होली जलाई गई। अब ये कहा गया कि जब उस कपड़े का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कपड़ा कहाँ से आएगा। उसके लिए स्वदेशी अपनाया गया। यहाँ के जो हस्तशिल्पकार थे, जुलाहे थे, जो कपड़े का निर्माण करते थे, उनको प्रोत्साहित किया गया। उनके कपड़ों को स्वीकार किया जाए, उनको खरीदा जाए, अंग्रेज कपड़ों को न खरीदा जाए। न केवल न खरीदा जाए बल्कि जहाँ पर हैं वहाँ पर जाकर आंदोलन करते थे, उन कपड़ों को एकत्र करके जला दिया जाता था। विदेशी कपड़ों की होली फूंकी गई। इस प्रकार से स्वदेशी और बहिष्कार की नीति का जन्म यहाँ पर हुआ और अंग्रेजों का प्रबल विरोध प्रारंभ हुआ, जिसने उग्रवादी भावनाओं को और भी बढ़ाया। योग्य नेताओं का आविर्भाव। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे देशभक्त और आत्म बलिदान के लिए तत्पर नेताओं का आविर्भाव हो चुका था। आप सभी जानते हैं इनके चरित्र ऐसे थे कि इससे जनता ने प्रेरणा प्राप्त की। तिलक ने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। लाला लाजपत राय ने भी इसी प्रकार के वक्तव्य दिए थे। इस प्रकार से बाल लाल पाल का नेतृत्व, योग्य नेताओं का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ और इसके कारण उग्रवाद का जन्म हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। नेपाल में, ट्रांसवाल में, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया था। भारतीय प्रथम श्रेणी रेल के डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकते थे। कुछ अस्पतालों, होटलों और स्कूलों तथा कॉलेजों में भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित था। 1903 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर डॉक्टर मुंज ने दुखपूर्वक कहा था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि हम मनुष्य हैं। भारत के निवासी शिक्षित युवाओं ने अनुभव किया कि विदेशों में भारतीयों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा था वो भारतीय परतंत्रता के कारण है, और उसकी प्रतिक्रिया हमारे इस देश में हुई।
और इन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला कि इससे निपटने का एकमात्र उपाय यह है कि भारत स्वतंत्र हो जाए, और इसने उग्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन। कर्जन ने प्रतिक्रियावादी शासन भारत में किया। उसमें 1898 से 1905 तक ये गवर्नर जनरल भारत में रहा। उसने औरंगजेब की भांति कार्य किया, जो उसने मुगल साम्राज्य के लिए किया था वही इसने यहाँ किया, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष की भावना बहुत बढ़ गई। कोलकाता में स्वायत्त प्रशासन का अंत करने के लिए कर्जन ने 1899 में कोलकाता नगर निगम अधिनियम पारित करके नगर निगम में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया, और सरकार द्वारा मनोनीत संख्या जो थी सदस्यों की उसको बढ़ा दी। दूसरा कार्य था भारतीय विश्वविद्यालयों के यूरोपीकरण करने के उद्देश्य से 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट में भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। उसके द्वारा जो किया गया तीसरा कार्य था वो था 1904 में प्रशासकीय गोपनीय अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पारित करके समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया तथा सरकार विरोधी प्रयत्नों को कठोर और दंडनीय अपराध घोषित किया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय जनता पर कर भार बढ़ा दिया गया। अतिरिक्त राशि का दुरुपयोग राजकीय उत्सव में किया गया, व्ययपूर्ण युद्धों में किया गया। इस प्रकार से उसकी जो नीति थी वो भारतीयों को उकसाने के लिए पर्याप्त थी, और इस कारण उग्रवाद का जन्म हुआ। पाश्चात्य क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रभाव। जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण की, और उन्होंने मैजनी को पढ़ा। बर्क, गैरीबाल्डी, वाशिंगटन, सभी जानते हैं मेजनी जो थे वो इटली के क्रांतिकारी थे। गैरीबाल्डी भी थे। वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया था, उनके जो ओजस्वी विचार थे उनको भारतीयों ने पढ़ा, समझा। अमेरिका, इटली, फ्रांस, आयरलैंड के जो स्वाधीनता आंदोलन थे उनका अध्ययन किया, और उनके क्रांतिकारी विचारों से ये प्रभावित हुए। इंग्लैंड में भी जिस प्रकार की विचारधारा चल रही थी उनका भी अध्ययन किया, बर्क का भी अध्ययन किया, जितने राजनीतिज्ञ थे उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया, और यह पाया कि यह भारत में लागू नहीं है, और उन क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर भारत में उग्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। सूरत में कांग्रेस की फूट हुई थी, आप सभी जानते हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में दो धड़े में कांग्रेस बंट गया था। एक उदारवादी धड़ा और दूसरा उग्रवादी धड़ा, दोनों के बीच टकराव हुआ। उदारवादियों ने एक बार तो स्थगित किया अधिवेशन को, और दूसरे दिन उग्रवादियों को, जितने थे जिनमें तिलक और पूरे उग्रवादी नेता थे, उनको कांग्रेस से पृथक कर दिया। इस तरह से सूरत कांग्रेस में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, और इसके कारण उग्रवादी और उग्र हो गए थे। अब वे स्वतंत्र हो गए थे, और अलग ढंग से उन्होंने फिर उग्रवादी ढंग से पूरे देश में प्रचार और प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सूरत की फूट के कारण कांग्रेस की फूट थी। 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन में सूरत में दो भागों में विभाजित हो गए थे स्वतंत्र रूप से, और बड़ी उग्रता से इन्होंने अपना मांग रखना फिर शुरू किया। सरकार द्वारा उग्रवादियों का दमन। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उग्रवादी नेताओं का दमन कार्य प्रारंभ हुआ। लाला लाजपत राय को पहले ही जेल की सजा हुई। इसके बाद अजीत सिंह को कैद करके मांडले भेज दिया गया। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया था ताकि प्रेस या समाचार पत्र की स्वतंत्रता को नष्ट किया जा सके। 1908 में केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध जो लेख लिखे गए थे तिलक के द्वारा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इस आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कठोर कैद की सजा दी गई। इसके अलावा बंगाल के कई नेताओं और समाचार पत्रों के संपादकों को बिना मुकदमा चलाए कैद में डाल दिया गया। 1911 में षड्यंत्रकारी सभा अधिनियम लागू किया गया, जिसके द्वारा सरकार के विरुद्ध सभाओं में बोलने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही की गई। एनी बेसेंट ने लिखा कि सूरत की फूट कांग्रेस के इतिहास की दुखदायक घटना थी। इससे शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार की इस दमनकारी नीति का परिणाम ये हुआ कि नवयुवकों ने सरकार से बदला लेने के लिए गोपनीय प्रचार और बम बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया, और इस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियां भी शुरू हुई। तो उग्रवाद को जन्म देने में सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई थी
उसके कारण कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा तीव्रता के साथ पनपी। तो ये कारण थे जिन कारणों से उग्रवाद का कांग्रेस में जन्म हुआ था।